everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss the Alexander Pope's poem and essay on criticism, extract as a new classical poem, explain the major theme and critical ideas. So, my dear students, आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं आज अलेक्जेंडर पोप की एक बहुत ही फेमस पोयम, और पोयम भी न्यू क्लासिकल पोयम से रिलेटेड है, जिसका नाम है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये पोयम बहुत ज़्यादा फेमस है, ख़ास तौर से पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन के अगर हम देखें तो आपके लिए ये क्वेश्चन और इसका कंटेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप हमारे इस चैनल के थ्रू अपने नोट्स ही बनाते हुए चलिए, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, discuss Alexander Pope an essay on criticism extract as a new classical poem, explain its major themes and critical ideas। आपसे पूछा जा रहा है कि अलेक्जेंडर पोप की ये पोयम, जिसका नाम है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एक्सट्रैक्ट, न्यू क्लासिकल पोयम है, इसको डिस्कस करिए, साथ ही इसकी मेजर थीम और क्रिटिकल आइडियाज को भी डिस्कस करिए या एक्सप्लेन करिए। ठीक, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन और दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है जिसमें पूछा जा सकता है। सेकंड फॉर्मेट आपसे ये हो सकता है क्वेश्चन का, जब वो पूछे तो हो सकता है कि आपको इस तरह थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाइड करके दे दें। एक्सप्लेन द एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एक्सट्रैक्ट्स पोएम समरी एंड थीम। आप एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पोएम की समरी और थीम को एक्सप्लेन करिए। अगर ये इस तरह से आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग और अदरवाइज अगर जो हमारा सेकंड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग, तो भी आपको अपना आंसर यही नोट डाउन करना है जो आज हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय अलेक्जेंडर पोप। हिंदी में एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया गया है ताकि आप हिंदी में समझ सकें कि ये पोएम कह क्या रही है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लिहाजा आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर आइए और अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन करिए। मेरा पूरी तरीके से मैं यही एफर्ट कर रही हूँ कि आप एक अच्छा स्कोर अचीव करें अपने सेमेस्टर एग्जाम में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस हेडिंग को मेंशन करेंगे वो है इंट्रोडक्शन। जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो उसमें सबसे पहले हेडिंग अपने आंसर में इंट्रोडक्शन को ज़रूर मेंशन करिए। An essay on criticism is a famous didactic poem written by Alexander Pope in 1711। An essay on criticism एक फेमस डिडक्टिव पोएम है जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा 1711 में लिखी गई। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ द न्यू क्लासिकल एज। ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था न्यू क्लासिकल एज का, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। इन दिस पोएम पोप प्रेजेंट प्रिंसिपल्स ऑफ गुड क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी जजमेंट। इस पोएम में पोप ने अच्छे क्रिटिसिज्म के जो रूल्स होते हैं या जो उसके सिद्धांत होते हैं उनको प्रेजेंट किया, साथ ही उन्होंने लिटरेरी जजमेंट को लेकर के भी कुछ सिद्धांत बताए। तो इस पोएम में क्या था? इस पोएम में था कि पोप ने गुड क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी जजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट किया था। ही एडवाइजेस बोथ राइटर्स एंड क्रिटिक्स टू फॉलो नेचर। उनका ये एडवाइस था दोनों के लिए ही, जिसमें कि राइटर्स के लिए भी था, क्रिटिसिज्म करने वाले क्रिटिक्स के लिए भी था, कि वो नेचर को फॉलो करें। रीजन एंड क्लासिकल रूल्स, साथ ही रीजन को फॉलो करें, क्लासिकल रूल्स को फॉलो करें। तो तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। हमारे जो पॉप थे, जो हमारे पॉइट थे, उन्होंने कहा कि दोनों को, राइटर्स को भी क्रिटिक्स को भी, नेचर को, रीजन को और क्लासिकल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। The poem is written in heroic couplets and reflects the values of balance, order and harmony। ये पोयम पूरी तरीके से हीरोइक कपलेट्स पे लिखी गई है और जिसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है हमारे बैलेंस, यानी कि जो हमारे क्रिटिक्स हैं जब वो कोई वर्क का क्रिटिसिज्म करें तो उन्हें किस तरह से उसकी वैल्यू को समझते हुए बैलेंस करके लिखना चाहिए और एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, साथ ही हार्मनी के साथ में लिखना चाहिए। फॉलो नेचर, नेचर को फॉलो करते हुए क्रिटिसाइज करना चाहिए। ये भी पोप ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके इस बात पर जोर दे करके कहा है। One of the central ideas of the poem is that critics and writers should follow nature।
पोएम के सेंट्रल आइडिया में क्रिटिक्स और राइटर्स को करना चाहिए उसकी नेचर को फॉलो अप। अकॉर्डिंग टू पॉप, नेचर रिप्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। नेचर रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल ट्रूथ को और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को। ग्रेट राइटर्स सक्सीड बिकॉज दे इमिटेट नेचर फेथफुली। जितने भी ग्रेट राइटर्स हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा नेचर को पूरी वफादारी के साथ फॉलो किया है, इसलिए वो सफल हुए हैं। तो जितने भी महान लेखक हुए हैं वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रकृति को पूरी ईमानदारी के साथ में अनुकरण किया, यानी कि उसको इमिटेट किया। Therefore, criticism should also be based on natural principles rather than personal prejudice. और आगे क्या बोल रहे हैं पोप? आगे कह रहे हैं जिसके लिए क्रिटिसिज्म को चाहिए, जो क्रिटिक्स हैं यानी वो क्रिटिसिज्म करते समय उनको चाहिए कि वो नेचुरल प्रिंसिपल्स को बेस बना करके तब क्रिटिसाइज करें किसी भी चीज़ को, ना कि पर्सनल प्रिजुडिस के ऊपर, यानी अपनी व्यक्तिगत राय कायम ना करते हुए, बल्कि उनके नेचर के प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हुए तब किसी वर्क को क्रिटिसाइज करना चाहिए। ओके, तो पर्सनल अपना व्यूज या पर्सनल किसी तरह का कोई भी प्रिजुडिक्शन उनको नहीं रखना चाहिए। एक क्रिटिक्स के लिए पहली चीज ये ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हेडिंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल रूल्स। क्लासिकल रूल्स की क्या महत्वता है? Pope argues that the rules of classical literature are not artificial restrictions. Pope argues यानी पॉप तर्क देते हैं कि क्लासिकल लिटरेचर के जितने भी रूल्स हैं उनमें आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, यानी उनमें क्या होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस उसके अंदर नहीं होने चाहिए। They are based on nature and reason. He praises ancient Greek and Roman critics such as Aristotle and Horace for establishing sound literary principles. दे आर बेस्ड ऑन नेचर। उन्होंने प्रकृति को इसका आधारित करते हुए बताया, यानी कि उन्होंने कहा कि नेचर के ऊपर बेस्ड होना चाहिए जो भी क्रिटिसिज्म हो, साथ ही उसका कोई रीज़न भी होना चाहिए। अगर आप किसी वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो रीज़न और नेचर के बेस पर उसको क्रिटिसाइज करना होगा। आगे वो प्रशंसा करते हैं प्राचीन ग्रीक एंड रोमन क्रिटिक्स की। मतलब वो क्या कहते हैं कि जो एंसेंट ग्रीक और रोमन क्रिटिक्स थे वो ज़्यादा अच्छे थे, उनकी प्रशंसा करते हैं, जैसे कि अरिस्टोटल एंड हॉरेस फॉर एस्टेब्लिशिंग साउंड लिटरेरी, यानी वो अपने लिटरेरी सिद्धांतों को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, जिन्होंने अपने लिटरेरी सिद्धांतों को एस्टेब्लिश भी किया। मॉडर्न क्रिटिक्स शुड स्टडी एंड रेस्पेक्ट दीज रूल्स। मॉडर्न क्रिटिक्स को चाहिए कि वो उन्हें अच्छे से पढ़े और उनको सम्मानपूर्वक उन रूल्स को फॉलो अप करे। समझ में आया? यानी कि जो ग्रीक के और रोमन क्रिटिक्स थे हमारे, उनकी प्रशंसा करते हुए पोप कहते हैं कि हमारे वो महान जो क्रिटिक्स थे उनमें अरिस्टोटल, हॉरेस का नाम आता है। तो इन्होंने जो रूल्स, मतलब जिस तक अगर हम देखें तो जो प्रिंसिपल्स इन्होंने, लिटरेरी प्रिंसिपल्स जो उन्होंने अच्छे से इस्टेब्लिश किए हैं, तो मॉडर्न राइटर्स को क्या करना चाहिए कि मॉडर्न क्रिटिक्स को उनको स्टडी करना चाहिए और उनको रेस्पेक्ट देते हुए उन रूल्स को फॉलो अप करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग इज द, लेकिन नेक्स्ट हेडिंग को समझाने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं अपने इस चैनल हर घर इंग्लिश पर, और साथ ही जो भी वीडियोस हमने अपनी अपलोड की हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, सभी बच्चों का कहना ये है, हमारे सभी स्टूडेंट्स का, कि हमारे वही क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में उन्हें देखने को मिलते हैं। ये एक इत्तेफाक है, लेकिन इसमें हमारा एक्सपीरियंस काम करता है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अंडरस्टूड? तो हम पैटर्न जानते हैं, हम क्वेश्चंस के उस फॉर्मेट को जानते हैं कि किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है और आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए। हम अपने इस चैनल हर घर इंग्लिश पर आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें आपका साथ चाहिए। साथ कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एक अच्छा स्कोर अचीव करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्रिटिक। गुड क्रिटिक की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, इस हेडिंग में अब आपको यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अकॉर्डिंग टू पॉप, ए गुड क्रिटिक शुड पॉजेस लर्निंग, ह्यूमिलिटी एंड गुड जजमेंट। पॉप के अकॉर्डिंग एक गुड क्रिटिक को होना चाहिए हमेशा सीखने वाला, ह्यूमिलिटी यानी इंसानियत, मानवता रखने वाला, और एक अच्छा जजमेंट देने वाला। तो गुड क्रिटिक की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्रिटिक्स शुड अवॉइड प्राइड, जेलसी एंड सुपरफिशियल नॉलेज। क्रिटिक्स को बचना चाहिए प्राइड करने से यानी घमंडी होने से, जेलस फील होने से यानी कि उसके अंदर ईर्ष्या की भावना तो बिल्कुल भी ना हो, और अपने आप को वो सुपर नॉलेज वाला ना समझे।
क्रिटिक्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए प्राइड, जेलसी एंड सुपरफिशियल नॉलेज। दे मस्ट केयरफुली अंडरस्टैंड ए वर्क बिफोर पासिंग जजमेंट। उन्हें बहुत दे मस्ट केयरफुली उन्हें करना चाहिए, उन्हें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए वर्क को, काम को। किसी भी जजमेंट को पास करने से पहले उन्हें उस काम को सावधानीपूर्वक समझना चाहिए कि जिस वर्क का वो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं वो वर्क कैसा है। पॉप वार्न्स अगेंस्ट क्रिटिक्स हु क्रिटिसाइज merely टू शो ऑफ देयर। पॉप क्या चेतावनी है ऐसे क्रिटिक्स के खिलाफ जो क्रिटिसाइज करते हैं और ख़ास तौर से वो क्रिटिसाइज कम करते हैं बल्कि शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे क्रिटिक्स को अब ऐसे जो क्रिटिक्स हैं जो इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, तो पॉप को उनको क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी किसी भी क्रिटिसिज्म में या किसी भी क्रिटिक्स को नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? ये देखिए, ये यहाँ पर शो ऑफ देयर इंटेलिजेंस। अच्छा, ये यहाँ पर था ना दिखावा, तो उनको अपनी ज़्यादा दिखावा, अपनी इंटेलिजेंसी का ज़्यादा दिखावा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो ईमानदारी से अपना काम करें। पॉप उनको वार्न कर रहे हैं जो इस तरह का क्रिटिसिज्म करते हैं। डेंजर्स ऑफ फॉल्स क्रिटिसिज्म, यानी इसके खतरे क्या हैं। अगर आप किसी को गलत तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे तो उसके खतरे क्या हैं, उसके डेंजर क्या है। द पोएम ऑल्सो अटैक्स फॉल्स क्रिटिक्स हु जज लिटरेचर विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। पोएम पूरी तरीके से अटैक कर रही है ऐसे लोगों के ऊपर जो कि फॉल्स क्रिटिक्स करते हैं या ऐसा जजमेंट देते हैं लिटरेचर के लिए जो कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड नहीं होता। सच क्रिटिक्स फोकस ऑन माइनर माइनर फॉल्ट्स व्हाइल इग्नोरिंग द ओवरऑल ब्यूटी ऑफ ए वर्क। ओके, इस तरह के क्रिटिक्स को पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए माइनर फॉल्ट्स के ऊपर, क्योंकि वाइल इग्नोरिंग द ओवरऑल ब्यूटी ऑफ ए वर्क, क्योंकि वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते पूरे वर्क की उस सुंदरता को जिसके ऊपर पूरा वर्क लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है क्रिटिक्स के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो पूरे वर्क को अच्छी तरीके से स्टडी करे तब उसको क्रिटिसाइज करे, और किसी भी वर्क को वो बायस होकर के क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है तो उस वर्क की खूबसूरती को कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर रहा है। तो छोटी छोटी गलतियों को लेकर के किसी भी क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किसी वर्क को नहीं करना चाहिए। Pope believes that ignorance and excessive self-confidence often lead to poor criticism. पॉप का ऐसा विश्वास है कि जो लोग अज्ञानता के अंधेरे में रहते हैं, इग्नोरेंस करते हैं, एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा उनको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ज़्यादातर ऐसे पोर क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। या उनको प्राय देखा गया है कि वो जब अगर किसी वर्क को लीड करते हैं तो उनका क्रिटिसिज्म भी उतना ही पुअर होता है, ऐसा पोप का मानना है। समझ रहे हैं ना? यानी इग्नोरेंस होना किसी चीज़ से, अगर कोई ऐसा हमारा क्रिटिसाइज है और वो क्रिटिसिज्म कर रहा है किसी वर्क का, तो उसकी इग्नोरेंस, उसका एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उसका वर्क भी पुअर क्रिटिसिज्म में काउंट होगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग एंड द लास्ट हेडिंग इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन को अगर आप अच्छे समझ लेते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर हो जाता है और आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने इस चैनल हर घर इंग्लिश पर लेकर आए हैं आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। इन कंक्लूजन, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज अ सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कंक्लूजन में हमें लिखना है कि ये पोएम जिसका नाम है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एक सिग्निफिकेंट वर्क है न्यू क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। थ्रू दिस पोएम अलेक्जेंडर पोप emphasizes नेचर, रीजन, क्लासिकल रूल्स एंड पैलेस जजमेंट। इस पोएम के थ्रू अलेक्जेंडर पोप ने पूरी तरह जोर देकर कहा है कि किसी भी क्रिटिक्स को किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज करने से पहले उसकी नेचर, उसका रीजन, उसका क्लासिकल रूल्स और उसका बैलेंस जजमेंट देना होगा। हिज एडवाइस टू राइटर्स एंड क्रिटिक्स रिमेन्स रिलेवेंट इवन टुडे, मेकिंग द पोएम ए टाइमलेस गाइड टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उनका ऐसा मशवरा है, यानी कि वो ऐसा एडवाइस देते हैं राइटर्स को कि किसी भी क्रिटिक्स को अगर वो आज रिलीवेंट क्रिटिसिज्म करता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी यही पोएम जब इस बात को लेकर के लिखी गई कि क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, जिसने उनकी पोएम को बहुत लंबे समय तक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक टाइमलेस गाइड के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये उनकी पोएम की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थी या उसकी सिग्निफिकेंस थी कि लोगों ने इस पोएम को सराहा और उनकी इस बात को समझने की कोशिश की कि वो राइटर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं आज के टाइम में। अंडरस्टूड? ये था आपका कंक्लूजन और ये रहा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये क्वेश्चन, आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
साथ ही आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर भी हो गया होगा। मेरे सभी स्टूडेंट्स, अगर आप इग्नू से एमए इंग्लिश कर रहे हैं या बीए इंग्लिश अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कंटेंट और ये क्वेश्चन। तो लिहाजा आप हमारे चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें और एक अच्छा स्कोर अचीव करें। चलिए, अब मैं इसी के साथ आपको कहती हूँ ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Oh, here we go again. 10, 9, 8, 7. Oh, fuck it, just play the tune.